हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। सुनीता अपने कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। आज उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। सुनीता के कमरे में जब उसकी माँ आई तो उसने रोते हुए कहा, माँ, तुम मेरी शादी कहीं और क्यों करवाना चाहती हो? तुम्हें मैंने बताया था ना, मैं मोहन से प्यार करती हूँ। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, चुप कर, तू प्यार व्यार का नाम लेकर हमारी नाक मत कटवा। तेरे पापा जहाँ कहेंगे वहीं तेरा रिश्ता होगा। सुनीता ने अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन घर वालों की मर्जी के आगे उसकी एक न चली और उसका विवाह प्रमोद से हो गया। सुनीता इस अनचाहे विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शादी की पहली रात को ही प्रमोद ने उसके दिल को तार तार कर दिया। ना तो उसने सुनीता से कोई बातचीत की, ना ही उसे सहज महसूस करवाने की कोशिश की। बस उसने अपना काम निकाला और चुपचाप करवट लेकर सो गया। सुनीता देर रात तक सिसकती रही। सुबह भी वो गुमसुम सी लग रही थी। उसकी सास रागिनी ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ बहू, मायके की याद आ रही है? क्या तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत है? हो तो मुझसे कह सकती हो, अब मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी नई नवेली बहू के माथे को प्यार से सहला दिया। ससुराल में प्यार भरा स्पर्श पाकर सुनीता भावुक हो गई और उसकी आंखें नम हो गई। सुनीता के ससुराल में उसकी सास, पति और देवर ही थे। उसकी सास और देवर नीलेश का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो दोनों ही सुनीता का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन जिससे उसकी शादी हुई थी उसका व्यवहार उसे कुछ समझ में नहीं आता था। प्रमोद बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था। उसके लिए भावनाएं, प्रेम इत्यादि का कोई भी मूल्य नहीं था। वह पत्नी को भी सुख प्राप्त करने का एक साधन समझता था। प्रमोद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने लगा था, जहाँ गलत संगति में पड़कर उसे धीरे धीरे शराब पीने का चस्का लग गया। वो देर रात शराब पीकर घर आता और अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार करता। नीलेश अपनी भाभी के साथ दुर्व्यवहार होते देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता और अगले दिन भैया को समझाने की भी कोशिश करता था, लेकिन प्रमोद अपनी ही धुन में मस्त था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। रागिनी जी को भी बेटे की हालत देखकर उस पर बहुत गुस्सा आता था। वो भी उसे समझाती थी, लेकिन एक बार उसके कदम बहक गए तो उसे किसी की सही बात भी अच्छी नहीं लगती थी। सुनीता दिन रात अपनी किस्मत को कोसती थी कि उसे कैसा पति मिल गया है। ससुराल के बाकी सदस्य जितने अच्छे थे, अगर पति भी उतना ही अच्छा रहता तो वह अपने पहले प्यार को भी भुलाकर खुशी खुशी जीवन जी लेती। लेकिन पति की बेरुखी न चाहते हुए भी बार बार मोहन की यादों को उसके सामने लाकर खड़ा कर देती थी। मोहन सुनीता से बेहद प्यार करता था। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा का मान रखता था और उसे बहुत सम्मान भी देता था। प्रमोद ने तो लगता था जैसे कभी उससे प्यार किया ही नहीं। वो सिर्फ रात वाले प्यार को ही प्यार नहीं समझती थी। प्यार तो वो भावना होती है जिसमें लोग बिना स्पर्श किए ही एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज उसके दिल को चकनाचूर किया जाता था, जिसके जख्म से उसे लहूलुहान किए रहते थे। नीलेश अपनी भाभी का दुख देखता तो उसे खुश रखने का हर संभव प्रयास भी करता था। सुनीता का देवर और उसकी सास ही उसकी खुशियों का एकमात्र खजाना थे। बाकी पति के आते ही वो एक दुख के खोल में सिमट कर रह जाती थी। साल भर बीतते ही सुनीता गर्भवती हो गई। अब नीलेश और रागिनी सुनीता का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगे थे, लेकिन प्रमोद को अब तो पत्नी से और भी कोई मतलब नहीं रह गया था।
समय आने पर उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब उसके मन में उम्मीद जगी। उसे लग रहा था कि प्रमोद शायद बेटे के जन्म के बाद सुधर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रमोद को अपने बेटे और पत्नी से कोई भी मतलब नहीं था। एक दिन प्रमोद देर रात शराब के नशे में गाड़ी चलाता हुआ घर आ रहा था और एक मोड़ पर अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वह एक पेड़ से टकराया, जहां मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सुनीता तो वैसे भी अभागन ही थी, लेकिन अब वह विधवा भी हो चुकी थी। समाज की नजरों में उसका सौभाग्य उजड़ गया था। वह एकदम चुप सी हो गई थी। आखिर उसने जिंदगी में पाया ही क्या था? पहले उसने अपने प्यार को खो दिया, जिसे उसके परिवार ने ही अलग कर दिया था, जिसे उसने टूटकर चाहा था। और प्रमोद भले ही नाम के लिए उसका पति था, लेकिन कम से कम उसके बच्चे के सिर पर पिता का साया तो था। अब तो वह अपशगुनी भी हो गई थी। उसका गम में डूबा हुआ चेहरा नीलेश और रागिनी से देखा नहीं जा रहा था। एक दिन सुनीता के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आए हुए थे। रागिनी हॉल में बैठकर उन लोगों से बातें करते हुए कहने लगी, देखिए समधन जी, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब सुनीता ऐसे ही बेरंग जीवन तो नहीं जी सकती ना। मैंने सोचा है कि मैं सुनीता की शादी नीलेश से करवा दूंगी। इससे सुनीता का जीवन भी फिर से खुशहाल हो जाएगा और मेरी बहू और पोता हमेशा के लिए इसी घर में रह जाएंगे। नीलेश को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। सुनीता के मम्मी पापा तो झट से इस रिश्ते के लिए मान भी गए। सुनीता के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता था। इधर सुनीता भी कमरे के भीतर से सब सुन रही थी। उसकी सास ने तो कह दिया था कि वो अपने पोते और बहू को खुद से दूर नहीं करना चाहती, इसलिए अपने छोटे बेटे से सुनीता की शादी करवा देगी। लेकिन सुनीता कैसे नीलेश को अपना पति स्वीकार कर लेती? उसने उसे बिल्कुल भाई के समान समझा था। वो कैसे अपने देवर के साथ एक पति पत्नी का संबंध जोड़ सकती थी? वैसे भी बड़ों के फैसलों के आगे वो एक बार पहले भी अपने अरमानों का गला घोट चुकी थी। एक बार फिर से बाहर दूसरों के द्वारा उसकी किस्मत लिखी जा रही थी और वह बेबसी खड़ी बस देख रही थी। फैसले दूसरे लेते थे और उसके अनुसार जीवन उसे जीना पड़ता था। रास्ता दूसरे चुनते थे, लेकिन राह तो उसे ही तय करनी पड़ती थी। उसकी किस्मत का फैसला करने वाले लोग ये भूल जाते थे कि वह भी इंसान है, उसकी भी कुछ इच्छा अनिच्छा हो सकती है। इधर नीलेश ने भी अपनी भाभी को शुरुआत से ही दुख उठाते देखा था। माँ के फैसले पर वह भी सहमत हो गया था और सोच रहा था कि अब वह सुनीता के दामन में सारी खुशियाँ डाल देगा जिसकी वह हकदार थी। वो सुनीता के मनोभाव से बिल्कुल अनजान था। सुनीता का मन छटपटाने लगा था। वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एकांत में उसने अपने दिल की बात अपनी माँ से बताई। उसकी माँ उसे ही हटते हुए कहने लगी, अरे तू तो किस्मत वाली है जिसे दोबारा सुहागन बनने का मौका मिल रहा है। नीलेश से शादी नहीं करेगी तो तेरा क्या भविष्य होगा? कौन तेरे बच्चे को अपनाएगा? कौन तुझे आसरा देगा? वो तेरी सास इतनी अच्छी है कि तुझे अपने घर में रखने के लिए उन्होंने अपने छोटे बेटे से तेरी शादी की बात चलाई है, वरना तो विधवा होने के बाद लोग बहू को पूछते तक नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, तुझे यह शादी करनी ही पड़ेगी। और नीलेश सचमुच में तेरा भाई थोड़ी ना है, धीरे धीरे तू एडजस्ट करना सीख लेगी। माँ की बात सुनकर नेता रोने लगी। उसे लग रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं, बस एक वस्तु हो जिसे जब मन चाहा किसी ने भी प्रयोग कर लिया। उसकी भावनाओं का कोई मोल नहीं था। सुनीता और नीलेश की शादी सीधे साधे ढंग में मंदिर में होने वाली थी। जब से नीलेश और सुनीता की शादी तय हुई थी, नीलेश सुनीता के बेटे को कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगा था। वो दिन भर उसे गोद में लिए हुए घूमता रहता। सुनीता से तो उसने नजरें मिलाना भी बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था वो नए रिश्ते की शुरुआत के लिए पुराने रिश्ते को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। सुनीता का मन करता कि वह नीलेश से सब कुछ कह दे और इस रिश्ते के लिए इनकार कर दे, लेकिन माँ की बातें याद आते ही
वह अपने कदम रोक लेती थी। वो भीतर ही भीतर घुट रही थी। देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ गया। सुनीता इतनी मजबूर थी कि अपने दिल का हाल किसी को वो बयां भी नहीं कर पा रही थी। विवाह का मुहूर्त दोपहर के बाद का था। सुबह उसकी सासू माँ नीलेश के कमरे में गुलाब और चमेली के फूलों की टोकरियां भिजवा रही थी कि सुहागरात के लिए कमरा सजाया जा सके। सुनीता सोचने लगी कि आज शादी के बाद से नीलेश और उसका एक ही कमरा हो जाएगा। वो कैसे नीलेश के सामने एक पत्नी के रूप में समर्पण कर पाएगी जब नीलेश उसे प्रथम बार स्पर्श करेगा। तो वो इस ख्याल से ही शान हो उठती और पूछती, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नीलेश से बात करनी ही पड़ेगी। मैं ये शादी नहीं कर सकती, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। वो बाहर निकलकर इसी समय नीलेश को ढूंढने लगी, लेकिन नीलेश का कहीं भी अता पता नहीं था। उसने नीलेश को फोन भी लगाया, लेकिन नीलेश फोन नहीं उठा रहा था। लिहाजवश वो नीलेश के बारे में किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पार्लर वाली सुनीता को तैयार करने में लगी हुई थी और सुनीता का मन भयंकर उपापों की स्थिति में डूब रहा था। वह नीलेश से मिलकर कह देना चाहती थी कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन नीलेश था कि उसे मिल ही नहीं रहा था और यहाँ सुनीता पर एक एक पल भारी पड़ रहा था। बाहर गाड़ी आ गई थी और घर के अंदर से सामान ले जाकर गाड़ी में रखा जाने लगा था। रागिनी जी सुबह से भागदौड़ में लगी हुई थी।